नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ एक और कहानी जिसका शीर्षक है मास्टर जी। ये जो कहानी है ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक पालतू बाग एवं अन्य कहानियों से ली गई है। बेशक इसमें रस्किन बॉन्ड के जीवन से जुड़ी हुई एक छोटा सा किस्सा जो उन्होंने मास्टर जी शीर्षक की कहानी के नाम से हमें यहाँ बताया है, जो मैं यहाँ आपको सुनाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। मैं उस वक्त प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमता हुआ अमृतसर एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा था जब मैंने श्रीमान खुशाल को पुलिस वालों की हथकड़ी में बंधा पाया। पहले तो मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाया। बड़े पेट वाले व्यक्ति जिनकी दाढ़ी भूरी हो गई थी। जब वे नज़दीक आए और हम दोनों आमने सामने हुए तो मैं पहचान पाया कि वे कोई और नहीं बल्कि हमारे हिंदी के अध्यापक थे। मैं रुक गया और उन्हें निहारने लगा। वे भी मेरी तरफ देखने लगे। शायद उनकी आंखें थोड़ा बहुत मुझे पहचान रही थी। उन्हें अंतिम बार देखे हुए मुझे 20 साल हो गए या शायद उससे अधिक समय हो गया। इससे पहले उन्हें ब्लैकबोर्ड के सामने अलहड़ रूप में खड़ा हुआ देखा था और आज जहां पर भी पुलिस के साथ भी वे अलहड़पन में हमेशा की तरह दिख रहे थे। नमस्ते सर, मैं बोलता हुआ अटक गया। आपको अपने अध्यापक को हमेशा सम्मान देना चाहिए, इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां क्या हैं। सही कहा, मिस्टर खुशाल ने आनंदपूर्वक जवाब दिया। तो तुम मुझे याद रखे हुए हो, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, ऐसा मास्टर जी ने बोला। एकदम से मेरे मन से यह निकल गया कि उनका दायां हाथ पुलिस की हथकड़ियों में बंधा है। मैंने उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ा दिया। श्रीमान खुशाल ने कुछ सोचकर मेरे दाएं हाथ से अपना बायां हाथ मिला दिया। लौंग और दालचीनी की एक बेहोशी गंध मेरे पास पहुंची और मुझे याद आया जब वे मेरे मेज के पीछे से मेरा हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद देख रहे होते थे तो यही खुशबू हमेशा बिखरा करती थी। विभाजन के बाद 1948 में स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ किया था। उस वक्त हिंदी अध्यापक अधिक नहीं हुआ करते थे। हमें उर्दू और फ्रेंच भी पढ़ाया जाता था। फिर ये नियम आया कि हिंदी अनिवार्य विषय है और 16 वर्ष की उम्र, उस उम्र में मुझे इस नए नए विषय के साथ संघर्ष करना पड़ता था। जब श्रीमान खुशाल ने हमारा स्कूल ज्वाइन किया तब स्कूल में कोई नहीं था जो हिंदी जानता हो और श्रीमान खुशाल की एक अध्यापक के रूप में योग्यता का मूल्यांकन कर सके। एक बार फिर से वे मेरे सामने खड़े थे, बस फर्क इतना था कि इस बार पुलिस हिरासत में थे। मैं अब इस अचरज में फंस गया था कि ट्रेन कब आई और लोग उसमें प्रवेश करने लगे तथा प्लेटफॉर्म पर एकदम से चहल पहल शुरू हो गई थी। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने कोहनी लगाकर उन्हें आगे बढ़ने के संकेत दिए, मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। परिणाम स्वरूप मैंने ठीक उसी तृतीय श्रेणी के कंपार्टमेंट में सीट प्राप्त कर ली। मैंने ठीक श्रीमान खुशाल के सामने सीट पाई थी। वे अपने हथकड़ियों एवं साथ के यात्रियों द्वारा घूरे जाने की वजह से शर्मिंदा नहीं हो रहे थे। बजाय इसके ऐसा लग रहा था कि पुलिसकर्मी नाखुश हैं। जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ चली, मैंने श्रीमान खुशाल जी को फिरोजपुर की मकान मालकिन द्वारा बनाए गए पराठों में से एक पराठा खाने के लिए पूछा। उन्होंने तत्परता से इसे स्वीकार कर लिया। मैंने एक पराठा खाने के लिए कांस्टेबल से भी पूछा, परंतु उसने अपनी ड्यूटी की वजह से खाने से मना कर दिया। इन्होंने आपको क्यों हिरासत में लिया है सर? मैंने प्रश्न किया। क्या बहुत गंभीर मामला है? बहुत तुच्छ मामला है, श्रीमान खुशाल जी ने कहा। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं जल्द ही छूट जाऊंगा। फिर मैंने पूछा, आपने किया क्या है गुरुजी? श्रीमान खुशाल जी आगे झुके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो शर्मनाक हो, उन्होंने मुझे गुप्त रूप से बताते हुए कहा। यहाँ तक कि महान अध्यापक सीक्रेट्स भी कानून के हत्थे चढ़ गए थे, ऐसा मेरे गुरुजी ने बोला। इसका मतलब आपके शिष्य ने शिकायत कर दी? नहीं नहीं, मेरे शिष्य क्यों शिकायत करेंगे? श्रीमान खुशाल जी को थोड़ा बुरा लगा। ये उनके फायदे के लिए था।
उन्होंने पाया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उन्होंने सीधा अपनी बात रख दी। ये झूठे प्रमाण पत्रों का मामला है, ऐसा खुशहाल जी ने बोला। ओ, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा, निजी स्कूल के बच्चे हमेशा गलत निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आपके प्रमाण पत्र सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे प्रमाण पत्रों के साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैंने उन्हें 1946 में ही प्रिंट करा लिया था। तो फिर किसके? मैंने पूछा। मैं मैट्रिक्स परीक्षा के प्रमाण पत्र गरीब मूर्खों को दे रहा था जो जीवन भर खुद से वे प्रमाण पत्र ना प्राप्त कर पाते। आपका मतलब आपने अपने प्रमाण पत्र उन्हें दे दिए? तब खुशहाल जी ने बोला, हाँ, अगर उनमें छपाई की गलतियां ना हो तो किसी को कुछ ना पता चलता। आज के वक्त में अच्छे प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, यही तो समस्या है। ये समाज सेवा थी। मेरे बच्चे, मुझे उम्मीद है कि तुम इसकी सराहना करोगे। क्या ये सही नहीं है कि जो बच्चा अपने मेहनत से कुछ प्राप्त ना कर पाए उसकी मदद की जाए? मैं तुम्हें बता दूं, मैं ऐसे किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता। जब कोई 2-3 बार असफल हो जाता है तो ही देता हूं, या देता था। मुझे ऐसा लगता है आप इसका कुछ पैसा भी लेते होंगे। तब खुशहाल जी ने बोला, हाँ, अगर वे देने लायक है। कोई निश्चित धनराशि नहीं है, उन्हें जो भी लगता है वे दे देते थे। इन सब मामलों में भी मैं कभी लालची नहीं था और तुम्हें ये भी पता है कि मैं इतना बुरा भी नहीं हूं। ये मेरे खुशहाल जी गुरुजी ने बोला। यही सही बात थी कि मैंने खिड़की के बाहर हरी घास को देखते हुए पुराने हिंदी की परीक्षाओं को याद करने लगा। जब मैं प्रश्न पत्र को देखकर डर जाता था, ऐसा लगता था जैसे मैं इनका जवाब देने में असक्षम हूँ। श्रीमान खुशहाल मेरी परीक्षा के वक्त मेरी कुर्सी के पास आए और रुक गए थे। बेटा, अभी तक तुमने प्रश्न पत्र के जवाब देना क्यों शुरू नहीं किया? मैं नहीं कर सकता, मैंने अक्षमता जताई। प्रश्न पत्र बहुत कठिन है। कोई बात नहीं बेटा, उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, कुछ तो करो, प्रश्न पत्र को बार बार उतार दो। ऐसा मेरे गुरुजी ने कहा। समय काटने के चक्कर में मैंने पूरा प्रश्न पत्र कई बार उतार दिया और 15 दिन बाद जब परिणाम आया तो मैंने पाया कि मैं तो पास हो गया। परंतु सर, मैंने हकलाते हुए पूछा था, जब मैंने श्रीमान खुशहाल को अकेले में पाया था, मैंने किसी भी प्रश्न का कोई जवाब नहीं लिखा था। मैंने किसी पैराग्राफ का अनुवाद भी नहीं किया था। बस मैंने प्रश्न पत्र उतार दिया था। इसलिए मैंने तुम्हें अच्छे नंबर दिए। उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी बहुत सुंदर लेखनी है। अगर तुम हिंदी सीख लो तो तुम बहुत अच्छी कहानी लिखोगे। उन बातों को याद करके मैं अपने पुराने अध्यापक की दयालुता से भर गया। मैंने उनके घुटने पर हाथ रखते हुए पूछा, सर, अगर आप अपराधी घोषित हो जाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको अधिक दिनों तक नहीं पकड़े रखा जाएगा। जब आप बाहर आएं तो दिल्ली या फिरोजपुर से ज़रूर गुजरें, तो मुझसे ज़रूर मिलें। आपको पता चलेगा मैं अभी भी हिंदी में बहुत कमज़ोर हूँ। शायद आप मुझे कुछ सिखा सकें। मैं आपको आपका मानदेय देने के लिए भी तैयार हूँ। श्रीमान खुशहाल सिर हिलाते हुए जोर जोर से हंसे और पूरा कंपार्टमेंट उन्हें देखकर हंसने लगा। तुम्हें हिंदी पढ़ाऊँगा? वे रोने लगे। बेटा, ये विचार तुम्हें किसने दिया कि मुझे हिंदी आती है? परंतु सर, आप ही थे जो हमेशा स्कूल के वक्त हमें हिंदी पढ़ाते थे। पंजाबी, वे चिल्लाए और हर कोई अपनी सीट से उछल पड़ा। शुद्ध पंजाबी, पर तुम्हें फ़र्क कैसे समझ आता? ऐसा मेरे गुरुजी ने बोला, क्योंकि मुझे तो हिंदी आती नहीं थी। ऐसा रस्किन बोर्ड ने बोला। इस कहानी को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।